अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं उस्मा खान रूमी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम नया दौर। नाज़रीन, सदर और वज़ीर-ए-आज़म के नाम फाइनल होने के बाद अब इस वक्त हम देख रहे हैं कि आईनी ओहदों के लिए लॉबिंग शुरू हो चुकी है। चेयरमैन सेनेट, स्पीकर, डिप्टी स्पीकर और गवर्नर्स के नामों पर गौर किया जा रहा है। दूसरी तरफ हम सूबों की बात करें तो पंजाब असम्बली का इजलास कल बुला लिया गया है, जबकि सिंध असम्बली का इजलास जो है वो परसों बरोज़ हफ्ते को बुलाया गया है। जबकि जो KP है उसके मामलात, उसके इजलास का फैसला जो है वो भी नहीं हो सका क्योंकि गवर्नर KP जो हैं उनकी निजी मसरूफियात हैं, जिसके बायस ये इजलास ताख़ीर का शिकार है। और बलूचिस्तान का जो मामला है उसमें नई हुकूमत के खद्दोखाल जो हैं वो किसी हद तक क्लियर हो चुके हैं, लेकिन अभी तक इजलास तलब नहीं किया गया है। जल्दी इसकी भी डेट आने का इम्कान है। ये तमाम मामला तो हम देख रहे हैं कि अगले चंद दिनों में तय हो जाएंगे, लेकिन असल मामला जिनकी तरफ इंडिकेट किया जा रहा है, जिनकी तरफ इशारा किया जा रहा है, वो वफाकी हुकूमत और सूबों को दरपेश चैलेंजेस हैं। ये चैलेंजेस क्या हैं, आज के प्रोग्राम में हम इसी पर डिस्कस करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं ताहिर मलिक साहब और आज़म चौधरी साहब। आज़म चौधरी साहब, सबसे पहले तो मैं आना चाहूँगी कि ये जो नाम तो फाइनल हो गए, हुकूमत साजी वाला मामला अगले चंद दिनों में हम देख रहे हैं कि तय हो जाएगा, लेकिन असल मामला तो दरपेश चैलेंजेस का है। तो इस वक्त आपको, आपके ख्याल में जो वफाकी हुकूमत है उसको चैलेंजेस क्या क्या दरपेश हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया उस्मा। देखें, ये इलेक्शन को गुजरे आज मेरे हाल 14 दिन हो गए हैं, 14 या 15 दिन, और अभी हम फंसे हुए हैं हुकूमत साजी के अमल में। अभी हम फंसे हुए हैं इलेक्शन पे धांधलियों के चक्कर में। अभी हम उस पर तनकीद कर रहे हैं या सियासी जमातें उस पर शोर मचा रही हैं, जबकि मेरा ख्याल है कि अब तक हुकूमत बन जानी चाहिए थी, क्योंकि पाकिस्तान इस वक्त जिन मसाइल में उलझा हुआ है उसका तकाजा यही था कि फेयर एंड फ्री इलेक्शन होते और पाकिस्तान के जो कोर इश्यूज़ हैं, बुनियादी मसाइल हैं, उनको हम फौरी तौर पर एड्रेस करते, जिसमें सबसे बड़ा मसला हमारे यहाँ पे सियासी इंतशार था। दूसरा बड़ा मसला जो इसी से जुड़ा हुआ है सियासी इंतशार से, वो हमारा मुआशी इंतशार है, मुआशी बदहाली है, क्योंकि तब तक वो ठीक नहीं हो सकता जब तक मुल्क के अंदर एक इस्तेहकाम ना आएगा। मुल्क के अंदर इन्वेस्टमेंट के लिए एक साजगार माहौल जब तक हम मुहैया नहीं करते। लेकिन इस वक्त पाकिस्तान में सियासी इंतशार ही ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा। अब जबकि हम असम्बलियाँ अपने वजूद पा चुकी हैं और इस वक्त इजलास शुरू होने जा रहे हैं, हुकूमत साजी के अमल में हैं, लेकिन हमें वो इंतशार बजाय कम होने के हमें बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। ये एक सबसे बड़ा नुक्ता है जिसके ऊपर मैं समझता हूँ कि तमाम जितने स्टेक होल्डर्स हैं, चाहे वो पोलिटिकल या नॉन पोलिटिकल, तमाम लोगों के लिए ये सबसे एक बुनियादी एक नुक्ता है जिसके ऊपर हमें फौरी तौर पर सोचना होगा, एक इस्तेहकाम पैदा करना होगा। उसके बाद हमें मुआशत की तरफ जाना है, क्योंकि पाकिस्तान का IMF प्रोग्राम आ रहा है मार्च के अंदर, और जब तक IMF का प्रोग्राम नहीं होता हम आगे बढ़ नहीं सकते। और हमारे ऊपर कर्ज़ों का एक इतना बड़ा बोझ है, हमने 24-25 अरब की अदायगियाँ करनी है इस साल के फाइनेंशियल ईयर के अंदर और उन अदायगियों के लिए हमारे पास उन अहदाफ को पूरा करने के लिए हमारे पास कौन कौन से ऐसे ज़राए हैं, अभी तक हमें कुछ नज़र नहीं आ रहा कि हम कैसे वो अदायगियाँ करेंगे। हम उम्मीद लगा के बैठे हैं कि IMF हमें देगा अगले प्रोग्राम की किस्तें, अभी तो साबका भी रहती है, 75 करोड़ रुपए अभी ये रहते हैं जो हमें मिलने थे, ये पैसे देगा तो हम उससे अदायगियाँ करेंगे और बाकी निज़ाम चलाएँगे। और इस सब के लिए हुकूमत साजी का अमल होने के फौरी बाद मेरा ख्याल है कि जो हुकूमत में पार्टियाँ आती हैं वो सब बैठें और जिन लोगों के ग्रीवियंस हैं उनको साथ बैठाएँ अपने, चाहे उसमें PTI है, चाहे मौलाना फजलुर रहमान है, चाहे उसमें GD है, जितनी भी पार्टियां इस वक्त वो ये तकाजा कर रही हैं कि उनके साथ कोई नाइंसाफ़ी हुई है, उनको इंसाफ फराहम किया जाए। वो करते हैं या नहीं करते, उसमें इलेक्शन कमीशन या अदारे अपना किरदार अदा कर सकते हैं नहीं, लेकिन पार्लियामेंट का काम ये है कि उनको एतमाद में ले, उनका ग्रीवियंस दूर करे पार्लियामेंट, और ताकि निज़ाम हुकूमत जो है, निज़ाम सल्तनत जो है वो आगे चल सके। क्योंकि जो मौशी चैलेंजेस हैं इस वक्त दरपेश, उनके लिए सियासी इस्तेहकाम बड़ा ज़रूरी है, और सियासी इस्तेहकाम के लिए बड़ा ज़रूरी है इस वक्त मलिक साहब के तमाम पार्टियां जो है वो मिलकर कम अज़ कम बैठें और जो मईशत के मामलात हैं उनको जो है ख़ास तौर पर एड्रेस किया जाए। आप कैसे देखते हैं कि क्या वफाकी हुकूमत को जो है वो चैलेंजेस दरपेश हैं? देखिए, 5 ऐसे चैलेंजेस हैं जो बिल्कुल ऐसे सामने खड़े हैं हमारी हुकूमत के सामने। उसमें से पहला आज़म ने बड़ा क्लियरली बता दी, IMF अगले महीने आपने जाना है।
आई एम एफ क्यों इंपॉर्टेंट है? इसलिए कि आपने मुल्क कर्जे से चलाना है, मतलब है पैसे होंगे तो मुल्क चलेगा, अगर आई एम एफ नहीं होता तो फिर एक लंबी कहानी है। दूसरा एक और इशू है उस पर आप बात नहीं करते, वो ये कि पाकिस्तान की एक हिस्ट्री रही है, एक फ्रेंडली कंट्री जिसको हम कहते हैं, जैसे सऊदी अरब है, UAE है, चाइना है, कतर है, तो फ्रेंडली ममालिक से मुराद हमारी ये हुआ करती थी कि हमें फाइनेंशियल प्रेशर आया, हम उनके पास गए, उन्होंने कहा जिस तरह दोस्त यार करते हैं, चलो यार हम तुम्हें रिलीफ दे देते हैं। अब ये भी सारे जो मुल्क हैं ना, ये भी पाकिस्तान से गिव अप करके इन्होंने कहा जी हम आपके साथ तब काम करेंगे जब आप IMF के साथ चलेंगे। दूसरा फंदा ये हो गया। तीसरा फंदा सबसे बड़ा जो है वो सूद और कर्जे की अदायगी है। उसमें मैं थोड़ी सी आपको बैकग्राउंड दूं कि इमरान खान साहब ने जो 3.5 साल हुकूमत की, जो पाकिस्तान में उनसे पहले जितने 70 साल रहे थे ना, उससे ज़्यादा कर्जा ले लिया। अब शहबाज शरीफ जो दोबारा पाकिस्तान को ठीक करने हैं, इन्होंने 18.7% इमरान का भी रिकॉर्ड तोड़ दिया, ऊपर चले गए। तो ये कर्जा कौन देगा? ये आपका तीसरा टारगेट है। दूसरे दो और पॉलिटिकल आपके बड़े बड़े चैलेंजेस हैं। वो सबसे बड़ी एक चीज़ आज क्लियर हो गई है PTI की। इससे ज़्यादा ये मेरी ज़ाती राय है कि मैं समझता हूँ कि इमरान खान और PTI हुकूमत से अपोजिशन में 100 गुना ज़्यादा इफेक्टिव है। खां को अपोजिशन करनी आती है, मेरे हिसाब से हुकूमत नहीं करनी आती। अब आज की खबर ये है, अली जफर ने फरमा दी है, उनके जो बैरिस्टर साहब हैं, कि खान साहब IMF को वो नहीं, जो IMF को खत लिखेंगे। अब मैं जो आपको 1 2 3 तीन चीज़ें बताई हैं, तीनों रिलेटेड है IMF से। तो खान किधर खत लिखेगा? IMF को यहाँ पे धांधली हुई है। तो एक स्ट्रॉन्ग अपोजिशन PTI की। 5वां पॉइंट, मौलाना ने भी बिल्कुल मुसलमानों ने कहा आखिरी फैसला कर लिया। आज उन्होंने कहा कि 75 साल में इस तरह की धांधली नहीं देखी। अब उनकी प्रॉब्लम है, उनकी उम्र कम है, हो सकता है अगले इलेक्शन में इससे ज़्यादा धांधली हो। तो वो बड़े शान है कि ऐसी मैंने धांधली नहीं देखी, और उन्होंने फैसला कर लिया कि मैं मुसलमान हूँ और मैंने मैदान में करना है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है शहबाज की खैर नहीं है। तो 5 बम्ब आपके सामने पड़े हैं, बाकी अब बात जारी है। अच्छा, इसी बात को मैं थोड़ा सा आगे बढ़ाता हूँ मलिक साहब वाली। देखिए, पहले PDM की जो पहली हुकूमत थी, उसमें इनको एक बड़ी आसानी ये थी, इनके सामने कोई अपोजिशन नहीं थी और इनको इस किस्म की सूरत हाल का सामना भी नहीं था। राइट। अब इनके सामने 2 अपोजिशन है, एक असेंबली के अंदर, एक असेंबली के बाहर। असेंबली के बाहर जो आप एक प्रोटेस्ट का सिलसिला देख रहे हैं, ये किसी भी सूरत कम होता हुआ हमें नजर नहीं आ रहा। आप देखें, JDA ने दोबारा भी वहां पे किया एक प्रोटेस्ट जी, और वो राब्ता सड़कें जो है, जो सूबों को आपस में मिलाती हैं, वो उसको ब्लॉक करके बैठ जाते हैं। इसी तरह बलूचिस्तान के अंदर भी कुछ चीज़ें इतनी कोई सूटेबल नहीं है गवर्नमेंट के लिए। अच्छा, अब असेंबली के 4 जमातें हैं, वो मुसलसल, आप बड़ा हम्बल बोल रहे हैं, 15 दिनों से उन्होंने पूरा रप्पड़ डाला हुआ है, वो बंद करके बैठे हैं। अब असेंबली के अंदर जो इलेक्टेड हमारे जो अरकान असेंबली हैं, वो अपोजिशन करेंगे, असेंबली के बाहर अवाम अपोजिशन करेगी। ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। ये सियासत के साथ साथ पाकिस्तान की मईशत के लिए भी बहुत बड़ा चैलेंज है। तो क्या ये इन पार्टीज को सोचना नहीं चाहिए कि चलें आप असेंबली में अपनी लड़ाई लड़ें, लेकिन सड़कों पर इस तरह से ना आए, क्योंकि इन दी एंड इफेक्ट जो है वो अवाम पर पड़ेगा। मेरा ख्याल है कि तो आने देना किसी, मेरा ख्याल है कि ये पार्टियां जो पिछले हम कई दहाइयों से सुन रहे हैं, जमहूरियत का राग अलापती थी, ये आइन और कानून की बालादस्ती का लाग राबती रही है, मुझे लगता है कि ये अपनी सोच से चल भी नहीं रही। ये किसी और की सोच से चल रही हैं, किसी और के कहने पे जो उनको अहकामात आते हैं उस पर अमल करते हैं। जो परसों आपने देखी एक मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के जो सरकर्दा लीडर थे उनकी, उसके अंदर चेहरों के ऊपर एक परेशानी, एक यासियत हमें नजर आई। जबकि हुकूमत बनाते हुए तो बड़ी खुशियां नजर आती थी, चेहरे बड़े खिले खिले होते थे। लेकिन ये एक अजीब टाइम है कि हुकूमत भी बना रहे हैं, इक़्तिदार में जा रहे हैं, लेकिन चेहरों के ऊपर परेशानी है, क्योंकि सामने चैलेंजेस हैं। क्योंकि नहीं, उनको हक़ाइक़ का पता है। इलेक्शन, जिस तरह का इलेक्शन लड़के आए हैं, जिस तरह उनको सीटें मिली हैं, जिस किस्म का मैंडेट मिला है, इसका अंदर से उनको सबको पता है कि हम कितने कितने पानी में हैं। लिहाजा इसलिए जहां से उनको सपोर्ट मिली है, वहां के अहकामात को तस्लीम करना उनके लिए सबसे ज्यादा अवलियत है। ठीक है, हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब। बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सबसे पहले तो आपको जो चेयरमैन PTI जो है वो नामजद किया गया है, उस पर मुबारकबाद देते हैं आपको। दूसरे नंबर पर ये कि अभी जो मखसूस नशिस्तों वाला मामला है वो सुन्नी इत्तेहाद कौम का, वो तो हम देख रहे हैं कि अभी तक वो सेटल नहीं हो पा रहा है। तो फिर ये क्या मामला किस तरफ को जाएगा? जी शुक्रिया आपका। बेसिकली जहां तक रिजर्व सीट्स का मामला है, ये अगर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान हमारी जो कानूनी और आईनी
रिक्वेस्ट है उसको नहीं मानते तो फिर हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है सिवाय इसके कि हम अदालत को रजू करें। तो एक केस तो ऑलरेडी फाइल कर चुके हैं हम, जो कि पेशावर हाई कोर्ट में है जी। उसमें यही रिक्वेस्ट की गई है अदालत से कि ये आप क्लैरिफाई करें कि हमें क्यों नहीं सीटें मिल सकती रिजर्व सीट्स, और रूल 94 जो है उसको भी चैलेंज किया गया है उसी पिटिशन में। लेकिन जो मेन इस वक्त मैटर है वो पेंडिंग है इलेक्शन कमीशन के सामने, और अभी तक तो कोई उनका फैसला नहीं आया। उम्मीद तो ये है कि आइन के मुताबिक जो फैसला होगा, और जो पहले इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जिस तरह फैसले कर चुका है, जिस तरह के बाप के केस में, बाप पॉलिटिकल पार्टी के केस में हुआ था मामला, और इनफैक्ट पीटीआई के केस में भी हुआ था 2018 में मामला इसी तरह से कि जब वो पार्टी ने लिस्ट नहीं दी हुई थी अपनी रिजर्व सीट्स की, तो बाद में भी देने की इजाजत मिल गई थी। तो उम्मीद है कि इस तरह ये सॉल्व हो जाएगा, जमहूरियत का तकाजा पूरा होगा। नहीं हुआ तो फिर हम लीगल बैटल लड़ेंगे। अच्छा, अगर हम एज्यूम कर लेते हैं, सपोज कर लेते हैं कि अगर आपको ये सीट्स मिल जाती हैं, तो फिर विफाक में हुकूमत साजी वाला मामला जो है वो कितनी सीट्स आपके पास हो जाएंगी टोटल, और क्या जो है उसके बाद आप हुकूमत बनाने की पोजीशन में आपको लग रहा है कि आप नजर आ सकते हैं? देखिए जी, अगर आप ये जो एक तरह से सीटें जो ले ली गई थी और जीतने वालों को हरा दिया गया था, अगर आप उनको साइड पे कर दें और आप वही नंबर देखें जो कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने नंबर अनाउंस किए हैं जी, तो तब तो रिजर्व सीट्स अगर आ भी जाती हैं तो तब भी मुश्किल होगा एक तरह से हुकूमत बनाना, क्योंकि नंबर अगर पीपल्स पार्टी और PMLN के पास ज्यादा है तो फिर उनकी ऑप्शन होगी हुकूमत बनाने की, और हमें फिर ऑपोजिशन में बैठना होगा। अच्छा अली ज़फ़र साहब, इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन मैं करना चाह रहा हूँ कि आपकी पार्टी का एक पॉइंट ऑफ व्यू है कि धांधली हुई है, जिस तरह आपने कहा कि बेशुमार हमारी सीटें मारी गई हैं, तो हमारे चीफ जस्टिस साहब तो एक मुद्दई की तलाश में हैं, वो अली साहब थे, वो अपना ब्रिगेडियर, वो दरख्वास्त दे के धांधली की वो समाअत ही नहीं हुई, तो PTI क्यों नहीं उस बदी बनी, या आपने उस पर क्यों नहीं इनिशिएटिव लिया? 90 आपके 80 सीटें, आप वहाँ जाते, आप मुद्दई बन जाते कि ये धांधली हुई है, तो सुप्रीम कोर्ट में क्यों खामोशी हो गई? देखें, जो इसका एक कानूनी रास्ता था वो तो पहले ये था कि आप पहले इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास जाते हैं और फिर वहां से आपको राइट है हाई कोर्ट की अपील करने की। ये एक इंडिविजुअल इलेक्शन डिस्प्यूट होता है। लेकिन आपकी बात दुरुस्त है कि अब ये इतना इशू बन गया है कि हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट अपनी आर्टिकल 184(3) के तहत भी इसको देखे, क्योंकि एक जमहूरी इशू बन गया है और पूरे मुल्क का इशू बन गया है, पब्लिक इंटरेस्ट का इशू है। तो उसके लिए भी तैयारी अब हम कर रहे हैं कि शायद सुप्रीम कोर्ट जाएं। सही। अच्छा, मैं अली ज़फ़र साहब, मेरा नाम आज़म है। मेरे दो छोटे छोटे क्वेश्चन है। एक तो ये कि आपने अभी जिक्र किया जो रिज़र्व सीट्स हैं उनके हवाले से इलेक्शन कमीशन के रूल्स का, क्या ये आइनी तौर पर बाउंड हैं कि ये आपने इलेक्शन से पहले लिस्ट जमा करवानी थी, या सिर्फ इलेक्शन कमीशन के रूल्स हैं? दूसरा क्वेश्चन मेरा पंजाब के हवाले से है कि मियाँ असलम इकबाल साहब जो कि आपके वज़ारत आला के उम्मीदवार हैं, अच्छा, एक तो वो राहदारी बेल पर है, अगर वो आ जाते हैं, उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है, फिर क्या स्टेटस होगा? दूसरा ये है, क्या अगर वज़ीर आला नहीं बनते तो क्या अपोजिशन लीडर वो होंगे? जी, जो आपका पहला सवाल है वो उसका तो सिंपल आंसर है कि इलेक्शन रूल्स में है। आइन में तो बल्कि उल्टा लिखा है। आइन में तो लिखा है कि जितनी भी एक जमात के कैंडिडेट्स हों पार्लियामेंट में, उसके प्रोपोर्शनेट आपको रिजर्व सीट्स मिल जाती हैं। तो आइन किसी किस्म की कदगन नहीं लगाता कि आपने लिस्ट कब देनी है, कब नहीं देना। ये रूल्स में ही है जो इलेक्शन एक्ट के तहत बने हैं। दूसरा आपका सवाल मैं सुन नहीं सका था, वो क्या था? जी, मैंने पंजाब के हवाले से बात की थी कि असलम इकबाल साहब आपके नामजद उम्मीदवार हैं वज़ारत आला के लिए, और वो प्रोटेक्टिव बेल पर आ रहे हैं। क्या चांस है कि उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा? या दूसरा ये है कि अगर वो वज़ीर आला नहीं बन पाते, जिस तरह की मुस्लिम लीग नून को बज़ाहिर बरतरी नज़र आ रही है, तो क्या वही अपोजिशन लीडर होंगे असम्बली में? जी देखिए, बिल्कुल। अगर नंबर 1 तो उन्होंने प्रोटेक्टिव बेल ले ली है, और पेशावर हाई कोर्ट से उनको लेनी पड़ी थी प्रोटेक्टिव बेल, तो वो
अब एक बार प्रोटेक्टिव बेल हो जाए तो फिर आपको अरेस्ट नहीं किया जाता, लेकिन यस अगर वो इलेक्शन चीफ मिनिस्टर का नहीं जीतते तो फिर वो लीडर ऑफ द ऑपोजिशन वो ही होंगे। सही। अली ज़फ़र साहब, मुझे ये बताइएगा कि अभी जो IMF को ख़त लिखने का फ़ैसला किया है खान साहब ने, और ये पॉइंट उनका ये है कि जब ऐसे इदारे देखते हैं कि मुल्क में जमहूरियत नहीं है तो वो फिर कर्ज़ नहीं देते, तो क्या जो हमारा मुल्क है वो इस वक्त आप जानते हैं कि मौशी बहरान का शिकार है, और अगर IMF की तरफ से ये मामला सेटल नहीं होते तो आगे अवाम के लिए जिन्होंने आपको एक मैंडेट दिया है वो अवाम के लिए मुश्किलात में इजाफा हो जाएगा। तो क्या आपको नहीं लगता कि जो PTI है उसने अपनी सियासत के लिए कुछ घाटे का सौदा किया है अगर इस तरह से मामला जो है वो लेकर चलेंगे तो? जी देखिए, ये बेसिकली जो खत होगा उसमें खाली ये तो नहीं लिखा जाएगा, उसमें बाकी जो पोजीशन है एक्सप्लेन की जाएगी, लेकिन इस खत का मकसद ये नहीं है कि IMF रोके या IMF रुक जाए, या वो तो IMF की पॉलिसी अपनी होती है। रिक्वेस्ट तो ये लगाई जा रही है कि आप कंडीशंस ऐसी लगाएं कि जमहूरियत को मजबूत करें, और जो ये मैंडेट है जिसका इश्यूज बन रहे हैं उसके बारे में भी एक तरह से डायरेक्शन दें हुकूमत को कि वो उसको क्लियर करें जल्द से जल्द, ताकि ये जैसा बाकी कंडीशंस लगाती है IMF, उसमें बहुत सारी कंडीशंस होती हैं आपकी, उसमें ये भी होता है कि आपने इस तरह टैक्सेशन करनी है, इस तरह गवर्नेंस करनी है, इस तरह आपने स्टेट बैंक को चलाना है, वगैरह वगैरह। तो उसमें हमारी रिक्वेस्ट ये होगी, और ये जरूरी नहीं है कि IMF माने ना माने, वो तो IMF की अपनी पॉलिसी होती है, लेकिन एक डिमांड की जा सकती है जमहूरियत को मजबूत करने के लिए। अच्छा बैरिस्टर साहब, आपको इंट्रा पार्टी इलेक्शन मुबारक हो, वो मेरा 3 मार्च को आप करने जा रहे हैं, तो अकबर एस बाबर साहब ने तो चैलेंज कर दिया है, और उनकी पोजीशन ये है कि ये जो PTI जो आपकी जमात है उसकी तो लीगल पहले पोजीशन बहाल होनी चाहिए, इस पे आप क्या कहते हैं? जी देखिए, वो उनका मौक़िफ़ अपनी जगह होगा, लेकिन हमारी तो जो जितनी जनरल बॉडी है, जो मेंबर्स हैं, उन्होंने फैसला किया था एक मीटिंग करके कि हम इलेक्शन कराना चाहते हैं, और अब ये जनरल बॉडी इलेक्शन करा रही है, यानी मेंबर्स खुद अपना इलेक्शन करा रहे हैं, और अपने जो मुंतखब नुमाइंदे हैं उनको उनका इलेक्शन कराने जा रहे हैं। तो उसमें उनको क्या डिबेट या उनको क्या एतराज़ हो सकता है? वो आके इलेक्शन लड़ना चाहते हैं तो लड़ लें, यही उन सबकी डिमांड थी, यही सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आप इलेक्शन कराएं। अब अगर इलेक्शन कराने जा रहे हैं तो फिर अगर उनको ये एतराज़ है कि इलेक्शन ना कराएं तो वो फिर अलग बात है, लेकिन हम इलेक्शन तो कराने जा रहे हैं, और यही सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, यही इलेक्शन कमीशन ने कहा था। लेकिन मैंने एक लेटर लिख दिया है इलेक्शन कमीशन को, और उसमें रिक्वेस्ट की है इलेक्शन कमीशन को, उनको आगाह किया है कि इस तरह हम जा रहे हैं इलेक्शन कराने, और चूंकि उन्होंने अपने आप को रेगुलेटरी बॉडी कहा है इंट्रा पार्टी इलेक्शन के, तो हमने उनसे रिक्वेस्ट की है कि अगर आपको इस प्रोसेस में कोई मजीद इतराज़ नज़र आता है या कोई आपको ऑब्जेक्शन है तो आप बता दें, हम वो भी दूर कर देंगे। अच्छा बैरिस्टर साहब, आपने तकरीबन कोई 92 या 93 ऐसी सीटें हैं जो PTI से मुंसलिक एफिलिएटेड आज़ाद उम्मीदवारों ने हासिल की। अच्छा, आप क्लेम कर रहे हैं कि हमारी 180 नशिस्तें हैं जो कि आपसे छीनी गई और आप उसका वापसी का तकाजा कर रहे हैं। इस हिसाब से देखा जाए तकरीबन 90 के करीब आप मजीद सीटों का तकाजा कर, लेकिन क्या आप लोग उज़रदारी में गए हैं, ट्रिब्यूनल में गए हैं ये 90 लोग? नहीं जी, मेरी जो कैलकुलेशंस हैं उसके मुताबिक 180 तो नहीं बनते। अगर आप नेशनल असेंबली की बात कर रहे हैं, जितने लोग गए हैं उनकी तादाद शायद 40 या 50 है, और उनके कुछ मैटर्स तो बड़े स्ट्रेट हैं, कुछ में डिस्प्यूट है, तो वो फैसले अब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास हैं। मैं खुद जाती तौर पे कुछ केसेस जो कर रहा हूँ उसमें तो बड़ा वाज़ेह नज़र आता है कि फॉर्म 45 एक तरफ है और उसकी जो कैलकुलेशंस हैं वो बिल्कुल ही मुख्तलिफ हैं, उसको मैनिपुलेट किया गया है, तब्दील किया गया है, और कुछ डिबेटेबल है, लेकिन तादाद शायद 180 नहीं है।
ठीक, बहुत शुक्रिया बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब हमारे साथ मौजूद थे। मलिक साहब, सबसे पहले तो मैं उसी पॉइंट पर आऊँगी कि जो ये IMF को ख़त लिखने का फ़ैसला किया गया है, और इन पर जो बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब हैं उनका मौक़िफ़ भी हमारे सामने आ गया है कि उन्होंने कहा कि हम ये चाह रहे हैं कि हमारा मकसद ये है कि टैक्सेशन उस लिहाज से की जाए, जो कंडीशंस हैं वो उस लिहाज से लगाई जाएँ। तो क्या मकसद नज़र आता है आपको इसका, और क्या इसका जो है वो PTI को नुकसान होगा इस किस्म के फ़ैसले का ऐसे मौके पर? मेरे लिए बैरिस्टर अली ज़फ़र ने अपना बड़ा कूल पर्सन है, उनको पता है कि ये शुरू से मौक़िफ़ दिया है, बड़ा मौक़िफ़ भी उन्होंने बड़ा वो अपना होम्योपैथिक टाइप दिया, नोइंग कि जब आप IMF को लिखने लगे हैं, अब वो उनकी अपने एक स्टाइल है, मतलब मेरा हक तो नहीं मैं उनको बदलूँ, मगर खान का जो मैसेज है वो बिल्कुल क्लियर है कि भाई IMF ये जो मुल्क जो आपसे कर्जा मांग रहा है, ये हुकूमत इसलिए जायज़ नहीं कि ये धांधली से बनी है, तो कि जो धांधली से हुकूमत बनी है आप उसको पैसे ना दें और जब आप पैसे नहीं देंगे तो मैंने आपको पूरी एक लाइन बता दी है, आप 1 2 3 4 हर जगह आउट होते जाएंगे। तो वो मेरा ख्याल है ज़फ़र साहब ने अक्लमंदी ये की है कि उसमें से जहर निकाल दिया है, मतलब वही है। उन्होंने कहा ये भी हो सकता है ये मैं बात सुने ना सुने, मगर वो उन्होंने चीज़ों को ज़रा ठंडा रखा है, मगर मैसेज इज़ वेरी वेरी सीरियस। मलिक साहब, आपने अभी अज्यूम कर लिया है कि पाकिस्तान के पैसे रुकवाने के लिए लेटर लिखेंगे। देखिए IMF बड़ी, मेरा ख्याल है पहली दफ़ा पाकिस्तान में IMF ने ये कंडीशन रखी थी कि पहले आप अपने इंतखाबात करवाएं। हमें आज तक चाइना ने भी ये कभी नहीं कहा, जहाँ पे खुद उनके जमहूरियत नहीं है, उन्होंने भी कहा था कि अपने इंतखाबात करवाएं। अगर खान साहब ने क्रिकेट मैच के लिए लिखा नहीं, अगर आपने IMF की डिमांड पर इंतखाबात करवा लिए हैं, तो क्या IMF को ये नहीं पता होना चाहिए कि पाकिस्तान में इंतखाबात कैसे हुए हैं और कैसे हुकूमत बनाई जा रही है? अगर वो ख़त लिख के हक़ाइक़ बताते हैं। दूसरी बात यह है कि हमारी जो हुकूमतें माजी की रही हैं, अभी तक अवाम को IMF से इतना मुतनफ़र किया गया और अवाम को दिखाया गया कि ये हमारे दुश्मन है, जबकि हम तो उनके मकरूज़ हैं। वो तो हमें हमेशा बेल आउट करते रहे, हमें मुश्किलात से निकालते रहे। अगर वो अपनी रिकवरी के लिए कुछ टर्म्स एंड कंडीशन लगाते हैं, यहाँ पे तो कमजोरी हमें हमारी हुकूमतों की आती है जो ऐसा रोड मैप नहीं दे पाते, जिससे जिंदगी में पॉइंट ये है ही नहीं, मैं उसमें बात ही नहीं कर रहा। वैसे अगर उसमें भी बात करो तो उसमें मेरा एक पॉइंट ऑफ व्यू है। आपने तो खुदकशी करनी थी कि IMF के पास नहीं जाना, अब आप IMF को कह रहे हैं कि हमारा फैसला करो। नहीं तो वो तो मियां नवाज शरीफ साहब ने वो एक जलसे में खिताब करते हुए कहा था कि IMF तो मुझसे डर गई थी। ये अभी इंतखाबात में उन्होंने कहा। मियां साहब तो बकौल उनके वो एक चोर हैं, वो तो एक फराटिये हैं, वो तो दो खानदानों ने हुकूमत करना है, हमने नया पाकिस्तान बनाना है, हमने रियासत मदीना बनानी है, हम तो बड़े असूल के लोग हैं। वो तो बेअसूल लोग हैं, उनकी तो आप बात ही नहीं कर सकते। लेकिन एक मैं तो खान साहब तो बड़े असूल वाले तयशुदा है कि आपका मुल्क सहारों के बगैर नहीं चल सकता। अभी नहीं चल सकता। बहस ये हो रही है कि खान ने हमला कर दिया है, जो मेरा आर्गूमेंट है। मेरा आर्गूमेंट है कि खान ने बता दिया कि आने वाली जो पॉलिटिक्स पाकिस्तान की होगी वो बिल्कुल 2020 का मैच होगा, उसमें बड़ी सख्त अपोजिशन होगी और उसमें वही होगा जो हम सब का कंसर्न है। अगर इस पॉलिटिकल कल्चर से आप चलेंगे तो आप इकोनॉमिकली उतने अच्छा जी, बकौल बहुत सारे अब सियासतदानों के वो तो बोलना शुरू हो गए हैं, जिस तरह मौलाना फजलुर रहमान बोले हैं, जिस तरह अली वजीर बोले हैं। आप एक बंदे की हुकूमत पे हमला कर देते हैं, उसकी हुकूमत गिरा देते हैं और उस बंदे को इतना हक भी नहीं दे रहे कि वो किसी को हक़ाइक़ से आगाह कर दे। मैं तो कह ही नहीं रहा, मैं कत्तन नहीं कह रहा कि खान गलत कर रहा है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो उसका मकसद है, जब यहाँ तो बताने को उन्होंने कहा कि बोली बाग आ जाओ तो क्रिकेट मैच खेलते हैं, IMF 11 बंदे भेज दे, मैं भी आता हूँ, तो फिर तो मैं बात नहीं करूँगा। लेटर लिखने का मतलब ये है कि पाकिस्तान की जो मौजूदा हुकूमत है, ये लेटर तो मैंने पढ़ा नहीं है, उसका इनडायरेक्ट मतलब ये है कि ये धांधली ज़दा हुकूमत है, ये असली नहीं है, ये जैली है, ये जैली वोट से आई है, तो आप इनको पैसे ना दें। अब थोड़ा सा पूछ लें आप इनसे। मेरा ख्याल है ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे और फिर बात करेंगे जो असल मकसद क्या है इस ख़त के पीछे, कि ये क्या जो है वो इस वक्त जो कौमी मफाद ज़्यादा अजीज़ होना चाहिए, या इस किस्म की जो सियासत है वो एक डिवाइसिव सियासत या वही पुराने तर्ज की सियासत जो है उसको वापस लौटना चाहिए। और साथ ही साथ हम सूबों को जो दरपेश चैलेंजेस हैं उन पर भी बात करने की कोशिश करेंगे। स्टे ट्यून्ड। ब्रेक के बाद खुशामदीद नाज़रीन, हम बात कर रहे थे कि जो चेयरमैन बानी PTI हैं उन्होंने IMF को जो ख़त लिखने का फ़ैसला किया है उस पर कुछ बात हो रही थी, और IMF में तो जाना है, IMF का प्रोग्राम ख़त्म भी होने वाला है और अप्रैल में जो है वो नए प्रोग्राम में जाने की भी बात हो रही है। मलिक साहब, सबसे पहले तो ये भी बताइएगा कि जो अगर IMF के साथ वाक़तन इस तरह के मामलात होते हैं, क्योंकि पिछली दफ़ा भी हमने देखा कि खान साहब ने एक लेटर लिखा था जब PDM बनी थी, जब उनके ख़िलाफ़ अदम एतमाद आई थी, तब भी एक ख़त लिखा गया
गया था IMF को, लेकिन उस वक्त एड्रेस नहीं किया गया था। तो अब क्या ऐसी सिचुएशन है कि जिसमें उम्मीद रख के, वो तो शौकत तरीन साहब ने फोन भी किए थे KPK के वजीर खजाना को कि ये ना करो वो ना करो। अच्छा थोड़ी सी बात, इस दफा कोई उम्मीद नजर आ सकती है? मैं छोटा सा कमेंट और बात है, देखें खान का खत लिखना वो तो एक समझ आती है, अपोजिशन है, मैं फिर नहीं कह रहा उसका हक है, वो तो उनका राइट है। मैं अब हम उनके घर पे थोड़ा सा 1 मिनट आप मुझे देंगी, मैं उस वजीर की बात कर रहा हूँ जिसने शहबाज शरीफ से मिलके पाकिस्तान का खजाना चलाया, मिफ्ताह साहब की। वो क्या फरमा रहे हैं, वो बता रहे हैं क्या चैलेंजेस है। ये कोई मैं अपोजिशन नहीं कह रहा क्योंकि हम यहाँ पे बहस हो सकती है, तो मैं खुद क्योंकि थोड़ा सा समझने की कोशिश करता हूँ। ये वो बंदा बता रहा है जो इस जमात का मुस्लिम लीग नून का रहा है, इनका वजीर खजाना 2 दफ़ा रहा है। वो फरमा रहे हैं कि अफरात-ए-ज़र 25% से ज़्यादा, 25% से मुराद है कि अगर ये आपने दूध का डिब्बा 100 रुपये का लिया ना, तो अगली दफ़ा 1 महीने में वो 125 रुपये हो जाएगा। तो अगली दफ़ा 125 का नहीं होगा, फिर 25 नहीं बढ़ेंगे, फिर 27% बढ़ेंगे। यानी कि आपके मुल्क में 25% महंगाई है और 50% खाने पीने की चीज़ों पर महंगाई है। आगे चलें, बजट का हसारा आपका 7% है। बजट का मतलब है कि हम जो खर्चते हैं, जो आती है वफाक, 7% हसारा है। लंबी बात। अच्छा सर, ये मैं इंटरप्ट कर रही हूँ, ये अभी की सिचुएशन है या अगले आने वाले इस वक्त की सिचुएशन है जो चैलेंज वजीर आज़म पाकिस्तान के सामने अगले 1 साल आगे से वो फरमा रहे हैं कि पाकिस्तान में 5 साल से जो छोटी उम्र के बच्चे हैं, 58% जो बच्चे हैं वो सेहत फारग है, खाना पीने से महरूम है। उनको जो अल्लाह ताला ने जिस्म दिया है कि उसके मुताबिक उनको खाना चाहिए, 58% वो खा नहीं रही। यानी कि हम बीमार लोग पैदा कर रहे हैं जिनको डॉक्टरी के मसले होंगे। वो फरमा रहे हैं कि 40% पाकिस्तानी बच्चे स्कूल नहीं जा रहे, वो चैलेंजेस बता रहे हैं। वो उनके मुताबिक 80 लाख पाकिस्तानी जो बच्चे हैं वो हर साल बढ़ रहे हैं, जिनके लिए स्कूल मतलब बड़े जो हो गए, अगर स्कूलों की ज़रूरत है, सेहत की ज़रूरत है, ट्रांसपोर्ट की ज़रूरत है, बिजली की ज़रूरत है, ज़रा आप प्रेशर देखें। फिर उनका कहना है कि 39% पाकिस्तानी बिलो पॉवर्टी हैं। इसका मतलब है 80% गरीब है, उन 80% में 39% यानी कि 40% का मतलब है कि तकरीबन 7 करोड़ गुर्बत से भी नीचे है। यानी कि पाकिस्तान में 18 करोड़ गरीब हैं, उसमें से 7 करोड़ गुर्बत से भी नीचे। ये आपका वजीर खजाना का डाटा है, ये मैं अपनी, और सरकारी हमारे जो इदारे हैं उनका लास्ट वो बता रहा है 700 अरब रुपए। ये जो बड़े बड़े बहू साहब हैं, ये जो कमिश्नर साहब, कभी दिमाग उनका दुरुस्त हो जाता है, कभी ख़राब हो जाता है, कभी धांधली हो जाती है, ये जो सरकारी लोग हैं वो फरमा रहे हैं कि 700 अरब का इनका लॉस है। मैं आगे फर्दर डिटेल में नहीं जाता, मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि ये वो चैलेंजेस बंदा बता रहा है जो इनका मतहत रहा है, जो इनकी टीम का हिस्सा है। अब आप देख लें जो पाकिस्तान के लिए आगे चैलेंजेस कैसे आ रहे हैं। ठीक है आज़म साहब, आप कैसे देखते हैं इन चैलेंजेस को? नहीं, ये चैलेंजेस तो बहुत बड़े हैं, बल्कि मैं समझता हूँ ये बड़ा मुख्तात एक उन्होंने फिगर्स दिए हैं मिफ्ताह इस्माइल ने। लेकिन बात यह है कि जब वो इस वक्त हुकूमत का हिस्सा नहीं है, जब वो इस पार्टी से मुंसलिक नहीं है, अब आके हमें हक़ाइक़ से आगाह कर रहे हैं। जब वो हुकूमत का हिस्सा थे, जब वज़ीर ख़जाना थे, उस वक्त क्यों नहीं ये हक़ाइक़ कौम के सामने लेके आते? और ये इनकी ज़िम्मेदारी थी कि उस वक्त सामने भी लेके आते और तो तमाम सियासतदान इस तरह उसका हल भी तलाश करते। अब देखें, अगर पाकिस्तान के जो इन हालात को हम देखें, उसका ज़िम्मेदार कौन है? हम तो जब से हमने होश संभाला है, हमने यहाँ तो बारियां लगी हुई देखी हैं। एक पार्टी आती है, दूसरी पार्टी चली जाती है, और दरमियान में कभी अदालतें इन्वॉल्व होती हैं, तो कभी असम्बलियाँ टूट जाती हैं, तो कभी कुछ हो जाता है। इन चीज़ों से हमें निकलना पड़ेगा, हमें पॉलिसी के ऊपर फोकस करना पड़ेगा। हमें ये जो शॉर्ट टर्म मंसूबे हम बनाते हैं, कोई मोटरवे बना ली हमने, एक ऑरेंज लाइन बना ली हमने, एक मेट्रो, ठीक है, अच्छी बात है, ये इंफ्रास्ट्रक्चर का हिस्सा ये होने चाहिए। लेकिन अगर हमने कोई मजबूत पॉलिसीज़ बनाई होती और उन पॉलिसीज़ को हम आगे चलाते हैं, तो उसमें हमारे हेल्थ के इश्यूज़ भी ऑटोमेटिकली ठीक होते हैं, हमारे जो एजुकेशन के इश्यूज़ हैं, स्कूल कॉलेजेस हैं, वो भी उस पॉलिसी के मुताबिक ऑटोमेटिकली बनते चले जाते हैं और अपग्रेड होते हैं, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर भी बनता। लेकिन हमने उस तरफ तवज्जो नहीं दी। माजरत के साथ 3 बड़ी पार्टियां, तीनों ने कोई पॉलिसी बेस्ड हमें आज तक कोई बजट नहीं दिया, पॉलिसी बेस्ड को हमें मैनिफेस्टो ऐसा नहीं दिया। लेकिन हम मरियम नवाज को देख रहे हैं कि कल उन्होंने जो अपनी पार्टी का इजलास किया, पार्लिमानी पार्टी का, उसमें ही उन्होंने जो है वो पॉलिसी की बात कर दी कि हम ये करने जा रहे हैं, हम मतलब इतनी एक लंबी लिस्ट उन्होंने डेवलपमेंट की, प्रोजेक्ट्स की थमा दी, उन्होंने सियासत की कोई बात नहीं की। तो आपको नहीं लग रहा कि अब थोड़ा सा सियासतदान सीखते जा रहे हैं? मरियम साहिबा की तकरीर बहुत अच्छी थी। मरियम साहिबा ने जो तकरीर के अंदर प्रोजेक्ट्स बताए वो सारे बड़े अट्रैक्शन थी उनमें। लेकिन मरियम साहिबा बड़ी देर से पॉलिटिक्स के साथ मुंसलिक हैं। अभी वो असम्बली में बराह रास्त से खुद आई हैं, लेकिन उनके वालिद साहब वजारत उज़्मा पे रहे, उनके चचा वजारत उज़्मा वजारत आला पे रहे, और मरियम साहिबा का बहुत एक्सपीरियंस है उनके साथ काम करने का।
अब जब 16 माह की PDM हुकूमत आई, मरियम साहबा आपको याद है कि उस हुकूमत के अंदर मरियम साहबा बहुत एक्टिवली वो पार्ट प्ले करती रही थी, और उस वक्त तो हमें कोई ऐसी इनपुट नहीं नज़र आई जो मियां नवाज शरीफ साहब की तरफ से कोई दी गई हो या मरियम साहबा की तरफ से दी गई हो। जबकि हमें ये ज़रूर देखने में आया कि जब मियां शहबाज शरीफ पेट्रोल की कीमत बढ़ा रहे होते थे तो मरियम साहबा ये ज़रूर कहती थी कि मियां नवाज शरीफ साहब बहुत अपसेट हैं, वो मीटिंग से उठकर चले गए। लेकिन कभी उन्होंने ये नहीं कहा कि चचा जान कीमत ज़रा कम रहने दें, लोगों के हालात अच्छे नहीं हैं। अब वो खुद क्योंकि वज़ीर आला बनने जा रही हैं, और जिन कोर इश्यूज़ का उन्होंने जिक्र किया है उनमें 2-3 कोर इश्यूज़ ऐसे हैं, मसलन एजुकेशन में पंजाब के अंदर कितनी दहाइयाँ हो गई हैं मुस्लिम लीग नून को यहाँ पे रूल करते हुए, एजुकेशन के ऊपर क्यों नहीं फोकस किया गया? आपने चंद दाने स्कूल बनाए, अच्छी बात है, स्कूल बनने चाहिए, अच्छा, लेकिन जो आपके ऑलरेडी स्कूल कॉलेजेस से आपने उनको अपग्रेड क्यों नहीं किया? आपने जो टीचर्स हैं, टीचिंग फैकल्टी है, उनको अपग्रेड क्यों नहीं किया? इसी तरह हॉस्पिटल्स हैं, मरियम साहिबा खुद, मरियम साहब के वालद साहब, मरियम साहबा के चचा और बाकी ख़ानदान के अजीज़ पाकिस्तान में किसी हॉस्पिटल से इलाज नहीं करवाते, खुद इलाज करवाने वो बाहर जाते हैं। अगर वो यहाँ पे हुक्मरान फैमिली से तल्लक रखते हैं, जो कि वो कहती हैं कि हम हुक्मरान फैमिली से, उनकी जिम्मेदारी थी कि इन अस्पतालों को इतना अपग्रेड किया जाता कि वो अपना इलाज भी इन अस्पतालों के अंदर करवाती। अब वो लॉ एंड ऑर्डर की और लाहौर के सेफ सिटी और पंजाब की उसकी बात कर रही थी। भाई आप बार बार हुकूमत में आए, मियां नवाज शरीफ साहब भी कहते रहे मैं पुलिस कल्चर तब्दील करूंगा, मियां शहबाज शरीफ साहब भी कहते रहे मैं पुलिस कल्चर तब्दील करूंगा। तो चेंज कर दी आपने वर्दी चेंज कर दी और बिल्डिंगें भी खूबसूरत बना दी, लेकिन पुलिस कल्चर नहीं तब्दील कर पाए। आज उन खूबसूरत बिल्डिंगों थानों के अंदर भी आम आदमी, शरीफ आदमी जाते हुए 10 दफ़ा वो सोचता है कि मैंने वहां पर जाया, क्योंकि वो जो थानेदार बैठा है, वो जो कांस्टेबल बैठा है, उसका जो लहजा, उसकी जो जुबान है आज भी वही है, उसका इंसाफ के उसके अपने तकाजे हैं, वो उसके मुताबिक ट्रीट करता है। देखिए ये बातें करनी बड़ी आसान है, अमलन जब करके दिखाएंगी, मैं समझता हूँ कि फिर उनको जाहिर है उसका रिवार्ड मिलेगा, एप्रिसिएशन मिलेगी। ठीक, मलिक साहब, सिस्टम में तब्दीली की हम बड़ी बात करते हैं, हम बड़ा उसको फैंटेसाइज भी करते हैं, फैंटेसाइज ही कर सकते हैं अभी तक तो लेकिन जो सियासतदान हैं उनकी अपनी भी मजबूरियां हैं जिसकी वजह से वो गैर मकबूल फैसले जो हैं वो नहीं करते। जैसे अभी आज़म चौधरी साहब ने कहा कि अवाम का सोचना चाहिए था, आपको जो है वो चीज़ों की कीमतें बरकरार रखनी चाहिए थी या कम पर लानी चाहिए थी, लेकिन हमने देखा है कि जो ये हमेशा गैर मकबूल फैसले किए जाते हैं वो लॉन्ग टर्म इकोनॉमी के लिए बेहतर है, वो जो मकबूल फैसले किए जाते हैं वो शॉर्ट टर्म के लिए बेहतर है। तो क्या एक्चुअली सियासतदान को कहां पर जो है वो एक मिड पॉइंट ढूंढना होगा कि ये जो चैलेंजेस हैं जो इस वक्त दरपेश हैं उनसे ये निपटा जा सके? देखिए, पहले तो मैं मरियम पे कमेंट कर दूं, मरियम की जो इस वक्त सिचुएशन है वो हीरो या जीरो है, दरमियान में कुछ नहीं है। उसकी वजह है कि मरियम के हाथ में आ गया फ्यूचर ऑफ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, और वो इन्वेस्ट, और जो कुछ हुआ है वो हादसाती नहीं हुआ, इट वाज प्लान्ड। अगर अपना हमारा बिलावल, मुझे वो आज डार्लिंग कहने लगा था क्योंकि राना नज़र नहीं है, राना तो छुट्टी जरा अपने ज़ाती काम की वजह से आज नहीं है, तो मैं कहना ये चाह रहा था कि बिलावल ने अगर कोई 4 महीने से ये फरमाना शुरू कर दिया था कि 4थी दफ़ा वज़ीर आज़म नहीं बनने दूंगा, तो मुझे कोई एक समझदार आदमी बता रहा था, कहता है आप इस तरह की बात तब आप करते हैं जब आपको पता होता है, ताकि आप हीरो बन जाते हैं। तो नवाज को पता था कि अपनी कहानी दे गई है मुख, अब वो नवाज क्या करे बेचारा, वो 8-25 से लेके जाता है, तो अगर वो वज़ीर आज़म बन जाए तो कोई भी आप जैसा बंदा जाके दूसरा फॉर्म 27 में मिलाए तो वो उसी दिन डिस्क्वालीफाई हो जाता है, तो उसके पास ऑप्शन बची है मरियम की। तो मरियम जो है वो फ्यूचर ऑफ PMLN है, हर परफॉर्मेंस इज़ द फ्यूचर ऑफ PMLN। पहले ये बड़ी बहुत संजीदा किस्म का प्रेशर है उस पर टू परफॉर्म, पहली बात। दूसरी बात है जो मैंने पार्टी के अंदर से लोगों को जाना है उसमें मुझे कोई नेगेटिविटी नजर आई है। मुझे नजर आया कि वो अपना खत जो होती है ना एक पॉलिटिकल लीडर में, चाहे वो मर्द हो औरत हो, दैट बिसाइड द पॉइंट, मगर उसमें वो नहीं, उसको शी हैज़ टू लर्न के लोगों को अवेलेबल होना है, लोगों की बात सुननी है, उनको साथ लेके चलना है। तो एक एटीट्यूड का मसला आ सकता है, और दूसरा तो फाइनेंशियल मसला है सबसे बड़ा जो हम बार बार कह रहे हैं। तो मैं नहीं समझता कि ये मरियम के लिए इतना आसान होगा। अब मैं आपके सवाल की तरफ आ रहा हूँ, आई एम सॉरी आई एम टेकिंग लॉट ऑफ टाइम। ये क्या नॉनसेंस है कि हमने मुश्किल फैसले नहीं करने। काका, मुश्किल फैसला तो ये है कि अपनी आगे भी तुम्हारे मर्सिडीज होती है, पीछे भी मर्सिडीज होती है, तुम्हारे पास जो नौकर मुलाजिम है वो कभी कम नहीं हुए, तुम्हारा AC कभी बंद नहीं है। मुश्किल फैसले तुमने मेरे लिए करने हैं।
مطلب میں حیران ہوں یار, یہ بے شرمی کی انتہا ہے کہ ہمارا پولیٹیشین کہتا ہے جی ہم مشکل فیصلے میں پھنسے ہوئے ہیں. اور مشکل فیصلہ تو یہ ہے کہ مجھے میرا وزیر اعلیٰ مریم کہ میں چھوڑ کے نا اپنا سی ایم اس میں موتی بازار لوڈ شفٹ ہونے لگے ہیں ٹائمر لگے کار میں. یہ ہے مشکل فیصلہ. مشکل فیصلہ کہ پاکستان کا پرائم منسٹر کہ اب میں چنچی سے رکشے میں دفتر جایا کروں گا, یہ مشکل فیصلہ ہے. نہیں کہے نہیں, وہ کرے بھی نہیں. یہ کوئی یہ ساری پنجابی لوری زبان میں اس کو رنگ بازی بولتے ہیں. یہ ساری رنگ بازی, یہ مشکل فیصلے, اور مشکل فیصلے تو اپنے لیے کرو. میں نے تمہیں بتا دیا کہ 700 ارب روپے کا لاس آپ کی اپنی سرکار کا ہے. اور اگر آپ وزارتیں, آپ صرف وزیر اعظم ہاؤس کا, صدر کے ہاؤس کا, ان کے گھر کا, ان کی صرف ٹی اے ڈی اے نکال لو نا. مطلب ایک صدر نے کتنا کھانا ہے یار, 10 کتنے والی سونا ہے. مطلب کیا جواز ہے وہاں 800 بندہ آپ نے رکھا ہوا ہے. مطلب آپ چلے جائیں, برطانیہ چلے جائیں. مجھے کئی دفعہ پرائم منسٹر جانے کے ساتھ اتفاق ہوا ہے. اپنا دنیا کا اتنا بڑا نام تھا ان کا, وہ پرائم منسٹر آتا ہے 10 ڈاؤننگ اسٹریٹ میں, وہ خود دروازہ کھولتا ہے, آؤ جی بھاجی آؤ اندر آؤ بیٹھو کی کاپی ہوگی. ایک وزیر اعظم آتا ہے, وزیر اعظم کو ریسیو کر لیتا ہے. اچھا یہ جو تو یہ مشکل فیصلے فراڈ ہے سب سے یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ مشکل فیصلے کیا صرف عوام کے لیے کرنے ہوتے ہیں؟ مشکل فیصلے تو وہاں پہ کریں جہاں سے کٹ لگ سکتا ہے. وہ اپنے پہ کریں نا. یہ ملک صاحب درست کہہ رہے ہیں, عوام پہ کہاں پہ آپ نے کٹ لگانا ہے؟ عوام تو بیچاری روٹی کے لیے ترس رہی ہے آج. تو آپ عوام کے لیے مشکل فیصلے, بجلی مہنگی کر دیں, گیس مہنگی کر دیں, آپ آٹا مہنگا کر دیں. یہ چیزیں جو ہے نا, یہ مشکل فیصلے نہیں ہیں, یہ ظلم ہے. مشکل فیصلے یہ مشکل فیصلے وہی ہیں. خان صاحب نے فیصلہ لیا تھا, خان صاحب بڑا گلیمرائز کرتے تھے. یہ مشکل فیصلہ کہ بجلی بہت مہنگی ہوگی, ہم نے بچانی ہے, وزیر اعظم ہاؤس میں کل سے لانٹنے چلیں گے. یہ مشکل اس کو بچائیں یا اس کا متبادل. آپ دیکھیں سائیکل پہ جانے کا بھی تو ایک وہ ٹرینڈ شروع ہوا تھا نا کہ وزیر اعظم کو ضیاء الحق صاحب بھی جایا کرتے تھے سائیکل پہ. وہ ضیاء الحق صاحب سائیکل پہ وزیر اعظم ہاؤس گئے تھے جبکہ ان کی سیکیورٹی کے اخراجات بڑھ گئے تھے. وہ جتنے پہلے خود جاتے تھے نا, ان کے لیے اس کے زیادہ سیکیورٹی وہاں پہ لگانی پڑی تو اخراجات بڑھ گئے. لیکن لوگوں کو شعور کے وزیر اعظم جو ہے وہ سائیکل پہ جانا چاہیے, وہ تو خان صاحب نے دیا نا. خان صاحب نے جو شعور دیا ہے ظاہر ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہے. اب خان صاحب اگر حکومت کے اندر جب رہے تھے, خان صاحب کا سب سے پیتھیٹک جو فیصلہ ہے وہ یہاں پہ بزدار کو وزیر اعلیٰ پنجاب بنانا تھا. آپ دیکھیں پنجاب کے اندر میں سمجھتا ہوں کہ پی ٹی آئی کا جو زوال کا باعث بنا تھا وہ وزارت اعلیٰ پنجاب کا ایک فیصلہ تھا. اگر خان صاحب نے اس وقت کچھ سینسیبل بندے کو یہاں پہ وزیر اعلیٰ بنایا ہوتا, شاید آج صورتحال ڈیفرنٹ ہوتی, اور پنجاب کے جن کور ایشوز کا مریم ذکر کر رہی ہیں شاید وہ بہت سارے کم ہو جائے. اچھا میں مریم صاحبہ کی تقریر میں دیکھ رہا تھا, انہوں نے کہا کہ پنجاب پورا تباہ حال ہے, پنجاب کی سڑکیں گلیاں ٹوٹ گئی ہیں. اچھا اس کو جب ہم کمپیئر کرتے ہیں تو میں گزشتہ 1 سال یا 8-9 ماہ یہ جو نگران حکومت کا دور ہے, میں اس کو اگر سامنے رکھوں تو شہباز شریف صاحب نے جو پروجیکٹ 5-5 سال میں کیے تھے, وہ محسن نقوی صاحب نے تو 4-4 مہینے میں کیے ہیں وہ والے پروجیکٹ. انہوں نے انڈر پاس بھی بنا دیے ہیں, انہوں نے اوور ہیڈ بھی بنا دیے ہیں, انہوں نے سڑکیں بھی بنا دی ہیں. اب مریم صاحبہ کے لیے بڑا مشکل لگے کہ انہوں نے لینڈ مارک جو فکس کر گئے نا محسن نقوی صاحب, وہ جو شہباز سپیڈ والا ایک تھا وہ ختم ہو گیا, محسن سپیڈ والا ہے جس کے شہباز صاحب خود بھی ذکر کر چکے ہیں. اس کو کراس کرنا ہے مریم صاحبہ نے, تو اس لیے ان کے سامنے چیلنجز بڑے ہیں. تو سیٹ ہو گیا نا کہ اتنی دیر میں جو ہے یہ کام ہو سکتے ہیں. بالکل, اور پریزیڈنٹ تو انہوں نے بہت بڑی سیٹ کر دی, بڑی سیٹ کر دی. اچھا مخصوص نشستوں والا معاملہ میرا خیال ہے ہم نے علی ظفر صاحب سے تو ڈسکس کیا, لیکن ابھی ہمارا ڈسکس کرنا رہتا ہے. لیکن آپ کو کیا لگتا ہے ملک صاحب کہ یہ جو سنی اتحاد کونسل ہے اس کو یہ مخصوص نشستیں مل سکیں گی؟ کیونکہ آج الیکشن کمیشن نے سندھ اور پنجاب کی اناؤنس کر دی, ان کو نہیں ملی. میں یہ نہیں انہوں نے نہ نہیں کی, فیصلہ نہیں ہوا, تو دس ایکسپلین سم تھنگ نا. آج انہوں نے اناؤنس کر دی ہیں, آپ اقلیتوں کی بھی دے دی ہیں, نون کو بھی دے دی ہیں, 66 میں سے 42 کا اناؤنس ہو گیا ہے پنجاب کا. مگر ہمارا جو آپ کا سوال ہے اس پہ ہی رہتے ہیں نا, ٹائم بچاتے ہیں. سوال یہ ان کو نہیں ملی, ان کو کوئی انہوں نے اناؤنس نہیں کی. اور یہ میں آپ کو بڑی دیر سے کہہ رہا ہوں, یہ ہم نے علی ظفر صاحب سے بھی سوال کیا تھا نا کہ وہ کہتے ہیں ہم مجبور ہیں عدالتوں پہ جانے. یار یہ کتنا تیرا ایکسپیرینس ہے, میں تو 2-3 گھنٹے چھوٹا ہے. مطلب پاکستان میں اگر آپ عدالتوں میں چلے جائیں نا تو اس کا مطلب ہے کہ کہانی ختم ہوگی. اب الیکشن کمیشن خود ایک انڈیپینڈنٹ ادارہ ہے, آپ کی عدالتوں نے یہ لکھ لے میری بات, انہوں نے کہنا ہے کہ جناب یہ واپس الیکشن. تو یہ ٹیکنیکلی مجھے میری جو عقل کہہ رہی, جو میں اسمیل کر رہا ہوں, مجھے نہیں لگتا کہ یہ کوئی سیٹیں ملیں گی. اور علی ظفر کو آئی مسٹ اپریشیٹ, ہی از دا فرسٹ مین جس نے کہا کہ یار
हमें मिल भी जाए हम हुकूमत नहीं बना सकते। हाँ, ये एक असल बड़ी जो बात असल बात है, बिल्कुल। आपको मिल भी जाए आप हुकूमत नहीं बना सकते। तो ये प्रैक्टिकल मेरा ख्याल है होने ये वाली बात सच है। नहीं, बड़ी इन्होंने प्रैक्टिकल अप्रोच, वरना बिल्कुल मिनिस्टर ऐसे। गौहर साहब मुसलसल कह रहे थे कि हम पंजाब और 180 वफाक में सीटें हुकूमत हमारी, बनाने हाँ, जा और रहे हैं। उनका एक और भी 180 बड़ा अच्छा सीटों पे पॉइंट बात था। हो रही थी। वो बड़ा अच्छा पॉइंट था कि जिस तरह आजम ने कहा कि वो 90 के करीब जो लोग वो किधर हैं, तो पहले उन्होंने मुझे अच्छे लगे हैं ये हमारे, वी शुड अप्रिशिएट हिम एज ए पॉलिटिशियन, तो उन्होंने कहा नहीं वो 40-45 के करीब है। हाँ। यानी कि ये भी एक अच्छी बड़ी बात है। practical approach के मगर साथ जो उन्होंने बात इस की है। वक्त का डाटा है जो मैं अपनी अकल से आपको कह सकता हूँ, उसमें पीटीआई का वफाक में आने का सिर्फ एक ही तरीका है, जो अल्लाह का निज़ाम, पाकिस्तान में जो ताकतवर निज़ाम है उसमें आपकी 3 पार्टियों में 2 जमा होंगी तो आपको हुकूमत मिलेगी। ना निगरान से बात बनेगी, ना अकलीतों से बात बनेगी, ना महफूज से बनेगी। या पीटीआई मिले, नवाज से मिले, या पीपल्स यानी पार्टी कोई से दो पार्टीज को हुकूमत में आना ही पड़ेगा। इस तरह की साइंस है कि इसमें जब तक 2 पार्टी नहीं मिलेंगी आप हुकूमत बना ही नहीं सकते। ठीक हो गया। आज़म साहब, आप डिस्कस कर रहे थे हम प्रोग्राम से पहले भी कि ये रूल्स का मामला है, तो ये कानून और रूल्स ये कहाँ पर किस तरह से करके इस सिचुएशन पे किस तरह से करके फिट आएंगे? देखिए, माजी के अंदर ये होता था कि जो असम्बली के अंदर जाते थे लोग इलेक्शन के बाद, वो अपनी अपनी नशिस्तों के मुताबिक इलेक्शन कमीशन को एक फहरिस्त देते थे। उस फहरिस्त के मुताबिक उनको मखसूस नशिस्तें वो उनको अलाट कर दी जाती थी, जिसमें ख़वातीन की नशिस्तें, जिसमें अकलीती नशिस्तें, वो सारी। ये उस वक्त के रूल्स ये उस वक्त 2018 के बाद मेरा ख्याल है कि 2017 में शायद इलेक्शन कमीशन ने ये रूल्स बनाए कि आप लोग पहले इंतखाबात से कबल आप फहरिस्त देंगे और उसके मुताबिक आपको सीटें अलाट की जाए। देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ये वाली बाउंडिंग नहीं है, लेकिन इलेक्शन कमीशन के जो अपने रूल्स हैं उसके अंदर ये बाउंडिंग है। शायद उस वक्त पीटीआई को सपोर्ट करने के लिए ये रूल्स बनाए गए थे, आज वो पीटीआई के लिए वो रुकावट बन गए हैं। लेकिन मलिक साहब दुरुस्त कह रहे हैं, मैं एग्री हूं इनसे, इलेक्शन कमीशन ने इनको सीटें नहीं देनी। अगर इलेक्शन कमीशन ने सीटें देनी होती तो क्या बल्ले का निशान छीनना था? क्या इनके नॉमिनेशन पेपर रिजेक्ट करने थे इतनी बड़ी तादाद में? क्या इनके लिए इतने मसाइल खड़े करने थे निगरान हुकूमतों ने और इलेक्शन कमीशन ने मिलके? आज अगर इनकी तमाम तर रुकावटों और कोशिशों के बावजूद वो इतनी सीटें ले गई है पीटीआई, तो अब उनको मजीद सीटें तो वो दे नहीं से रहे, अब तो वो हर तरह उसको रोकने की कोशिश करेंगे और उनको भिजवाएंगे अदालतों में। और अदालतों ने कुछ 4-6 माह इन केसों को लटकाना है। लटकाने के बाद अदालतें वापस रिमांड कर देंगी, भिजवा देंगी इलेक्शन कमीशन को कि जी ये तो इलेक्शन कमीशन का मामला, वहीं दोबारा जाएं। उतनी देर तक हुकूमत अपना काम कर चुकी होगी, जो जो उनके टारगेट्स हैं वो अचीव कर चुके होंगे, सदारती इलेक्शन भी गुजर चुका होगा, सेनेट का इलेक्शन गुजर चुका होगा, तो लिहाजा उसके बाद सीटें मिली ना मिली एक जैसी हैं। हाँ, एक चैलेंज जरूर है, पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून का जो आपस का इत्तेहाद है, वो एक शॉर्ट टर्म मैरिज जो इन्होंने किया, कॉन्ट्रैक्ट मैरिज, ये ज्यादा देर चलती हुई नजर नहीं आती। इसमें एक बड़ी रुकावट मैं समझता हूँ पंजाब के अंदर जो गवर्नरशिप है, ये मुस्लिम लीग नून के लिए एक चैलेंज साबित होगी, क्योंकि पीपल्स पार्टी ने यहाँ पे अवामी अंदाज में सियासत शुरू करनी है। उन्होंने पंजाब के अंदर अपनी एंट्री करनी है, उन्होंने गवर्नर हाउस के दरवाजे खोल देने हैं, वहाँ पे एक सियासी डेरा बनाएंगे उसको, जो मुस्लिम लीग नून को वो कभी भी वारा नहीं खाता। आप माजी में अगर चली जाएं, जब सलमान तसीर साहब गवर्नर पंजाब थे, उस वक्त भी इस किस्म की एक सूरत हाल पैदा हुई थी, जिसके नतीजे में हमने पंजाब के अंदर गवर्नर राज भी लगता हुआ देखा और उसके बाद वो गवर्नर राज खत्म भी हुआ। अभी फिर, क्योंकि उस वक्त तो बड़ी खुशी खुशी ये आपस में मिले थे कोलिशन गवर्नमेंट में, अभी तो मजबूरन ये दोनों पार्टियां इकट्ठी हो रही हैं। चलिए, लेकिन फैसल करीम कुंडी साहब ये कह रहे हैं कि ये इत्तेहाद जो है वो थोड़ा सा मुख्तलिफ है, क्योंकि आईनी पोजीशंस हमारे पास हैं और जो वजारतें हैं वो हमारे पास नहीं है, यही तो इसलिए ये इत्तेहाद शायद प्रोलॉन्ग सबसे बड़ी वजह जो इस इत्तेहाद को मशकूक करती है ना, वो यही है। आईनी सीटें आप इसको और कह रहे हैं कि ये इस पॉइंट पे मशकूक करता है, लेकिन फैसल करीम कुंडी साहब कह रहे हैं कि ये इसको बेहतर करेगा। ये वक्त बताएगा कि ये बेहतर होगा या नहीं होगा। लेकिन दूसरे तरफ जो कवानीन बनाने वाला पॉइंट था, उस पर मैं ये कहना चाहिए कि जो कवानीन एक पार्टी को एक टाइम में कंटेन करने के लिए बनाए जाते हैं, वो यही सियासतदान इस्तेमाल होते हैं, और जब एक पार्टी को कंटेन किया जाएगा तो अगले टाइम में जो है वो दूसरी पार्टी के लिए इस्तेमाल होंगे। तो सियासतदानों को जो है ये कम से कम ये सोचना चाहिए कि इस किस्म के जो कवानीन बनाए जाते हैं वो उनको बनाने से अवॉइड किया जाए। ब्रेक में जाएंगे, ब्रेक से वापस आएंगे और इंटरनेट की बंदिश का जो मामला है उसको डिस्कस करेंगे। स्टे ट्यून्ड।
ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर से खुश आमदीद। आज़म चौधरी साहब, ये जो इंटरनेट बंदिश का जो मामला है वो सिंध हाई कोर्ट में ज़ेर बहस है, और आज जो इस केस में जो समाअत और जो रिमार्क्स सामने आए, क्योंकि वो ये कहा गया कि ठोस शवाहिद पेश नहीं किए गए और इस पे जो वफाकी हुकूमत है उसको भी तलब किया गया है। तो आप क्या देख रहे हैं कि ये मामला जो है वो कुछ रिजॉल्व होने जा रहा है, क्योंकि इलेक्शन गुजरे कितने दिन हो गए, आज भी हम वो एक्स की बंदिश जो है वो आज भी देख रहे हैं। अच्छा, ये बड़ा अजीब सा मामला है। हाँ। मैं समझता हूँ कि ये बराह रास्त फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन से अटैच है। ठीक, जब आप बुनियादी हकूक़ की बात करते हैं तो उसमें आपको बात करने का भी हक हासिल होता है, लेकिन पाकिस्तान में अजीब काम है, जब भी हुकूमत ने कोई ख़ास टारगेट अचीव करना होता है तो इंटरनेट बंद कर दें। खौफ किस चीज़ का है? कभी तो शार्क समुंदर के अंदर टकराती है। इस दफ़ा जो शार्क है उसको पर लगे थे, वो फ़ज़ा में टकराई है, क्योंकि जो ज़मीनी इंटरनेट था जिसको हम जो केबल्स वगैरह और फिक्स कंप्यूटर्स में वो चल रहा था। हाँ। जो वायरलेस जितनी भी डिवाइसेस थी उसका बंद था, क्योंकि लोग जब मूव कर रहे होते हैं उन्हें वायरलेस डिवाइसेस ज़्यादा, मोबाइल फ़ोन हो या डोंगल वगैरह, उस पर ज़्यादा डिपेंड करते हैं। अच्छा, वो बंद रखा। उसके बाद अब फिर इन्होंने एक्स बंद किया हुआ है, आज 5वां दिन है एक्स को बंद किए। अच्छा, चल वो भी रहा है, ये नहीं है कि वो नहीं चल रहा, पूरी दुनिया में चल रहा है। और पाकिस्तान में जिन लोगों को समझ है वो इसको VPN लगा के वो चला रहे हैं। भाई, बंद करने का मकसद क्या है? अगर इससे आप आवाज़ दबा सकते हैं तो ये आवाज़ नहीं दब सकती। देखें, हमें कोर इशू की तरफ जाना होगा। हाँ। वजह क्या है? वजह यह है कि इंतखाबात के ऊपर जो धांधली के ऊपर लोग बात कर रहे हैं, आप उस बात पर तवज्जो क्यों नहीं दे रहे? आप उनका ग्रीवियंस क्यों नहीं दूर कर रहे? ये कोई आम लोग नहीं है। आप देखें ना कि आपके पॉलिटिशियन, आपकी पॉलिटिकल पार्टियां वो बात कर रही हैं, जिस तरह GDA की हम बात कर रहे थे, मौलाना फजलुर रहमान साहब की बात कर रहे हैं, PTI के लोगों की बात कर रहे हैं। आप उनकी बात सुने, आप उनके साथ बैठ के इस मसले को हल करें। इनके चीफ जस्टिस को भी सुन लें, चलें, उन्होंने भी यही बात की है। ठीक है, आप इस तरह नहीं, आप चीज़ों, आप नज़र नहीं चुरा सकते, मट्टी नहीं पा सकते इसके ऊपर। तो उससे एक्स बंद होने से क्या पाकिस्तान के कोर इश्यूज हल हो जाएंगे? अब हमारे चंद वो जर्नलिस्ट भी हैं, हमारे कुछ यूट्यूब के सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं, उनको नोटिस भेज दिए गए हैं कि जी आपने चीफ जस्टिस के ऊपर या आपने अदारों के ऊपर कोई बात की थी तो आप लिहाजा FIA में पेश हों। ये कोई तरीक़ाकार नहीं है, इससे कोई मसाइल हल नहीं होते। आज भी हुकूमत की जानब से एक धमकी आई हमारे वज़ीर इत्तलात सोलंकी साहब की जानब से कि जी जो सोशल मीडिया के ऊपर ये कर रहे हैं उनको नहीं छोड़ेंगे, उनके लिए ये कर देंगे। कभी JIT बनती है, कभी कुछ। आप बजाय इस चीज़ पे आप सहाफ़ियों की ज़बान बंद करें, आप सोशल मीडिया एक्टिविस्ट की बंद करें, आप जो अपने मसाइल हैं उसको हल करें। क्योंकि सहाफ़ी अगर बोलता है उसकी तनकीद बराए इस्लाह होती है, उसका कोई मकसद नहीं होता उस तनकीद का। आप उसको पर्सनल ले रहे हैं। आप पर्सनल लेने की बजाय जिस इशू के ऊपर, जिस पॉइंट के ऊपर वो बात कर रहा है, आप उसको प्रोब क्यों नहीं करते? उसको ठीक करें आप। ठीक, मलिक साहब, असल में तो मामला फिर ये आ जाता है ना कि मेन स्ट्रीम मीडिया पर जो है वो लोग थोड़ा सा एतबार कम करने लग गए हैं और सोशल मीडिया थोड़ा सा पॉपुलर होता जा रहा है। लेकिन पाकिस्तान में असल में ये जो सोशल मीडिया का एक हवा सा बन गया है, ये अलमिया क्या है हमारे? बड़ा सिंपल अलमिया। देखें ना, जब आप कहीं से एक जगह से इंफॉर्मेशन के फ्लो में मिलावट डालते हैं तो लोग अल्टरनेटिव पे चले गए। अब एक चीज़ समझने वाली है जो हमारी रियासत को समझ नहीं आ रही, मीडिया जितना मर्जी अग्रेसिव हो जाए, जितना मर्जी बदतमीज़ हो जाए, हम आइडेंटिफाइड है, हम एक सिस्टम में बात करते हैं। हमारे ऊपर प्रोड्यूसर है, प्रोड्यूसर के ऊपर अगर एडिटर बैठा है, हम एक सिस्टम में है। हमारी सर्टन एजुकेशन है, हमारी सैलरी है, हम आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। मैं आप उसको ओन करते हैं ना? ओन करते हैं ना। अगर मैं यहाँ कह दूं कि लाहौर में बर्फ़ पड़ी, आज मैं ब्रेकिंग न्यूज़ दे दूं, तो कल मैं यहाँ नहीं बैठूंगा क्योंकि पूरे पास में मेरी क्रेडिबिलिटी चली जाएगी। अब मैं वहाँ पे मुद्दा भट्ट नाम लिख के फेसबुक पे चला जो मर्जी कर लूँ, इसकी तस्वीर लगा लूँ, उसकी तस्वीर। तो मैं समझता हूँ हमारी रियासत ने, और ख़ास तौर पर मैंने ये देखा है, ये इमरान के दौर में, नवाज़ के दौर में रिसेंटली कि नया जो काम शुरू है, बंदा डिसअपीयर हो गया, कितने जर्नलिस्ट पकड़े गए, उठाए गए, गायब हो गए। तो मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि जब आपने मैस मीडिया जो असल था, जो प्रोफेशनल लोग थे, क्योंकि हम एक सिस्टम में काम करते हैं, एक पॉलिसी में काम करते हैं, आपने हमें रोका तो फिर गंद भला वहाँ चला गया। अब हर बंदे ने, उनके पास ना एजुकेशन है, ना जिम्मेदारी है, ना राइट एंड रॉन्ग है। मेरा तो सर्वाइवल है। मैं अगर सच नहीं बोलता, अगर सही बात नहीं करता, एक दिन सर्वाइव कर लूँगा, दूसरे दिन सर्वाइव कर लूँगा। मैं अब आपको खबर दे दूँ कि लाहौर में जनाब चिड़ियाघर से जो शेर हैं इस वक्त सारे अनारकली में चले गए हैं। बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ होगी, हमारा TV बड़ा देखा जाएगा, तो कल मालिक साहब से पहले CDO पे मुझे पकड़ लेगा। अब मैं अगर ये फेसबुक पे दे दूँ, कौन मुझे पकड़ सकता है?
میری گزارش یہ ہے اپنی ریاستی اداروں سے, ہمارے حکمرانوں سے, کہ آپ خدا کے لیے جو پروفیشنلزم کو قتل مت کریں. میں نے اپنی زندگی میں جو زوال دیکھا ہے نا میڈیا کے اندر, اب یہ تو ہمارا صدر بھی رہا ہے, مطلب میڈیا میں کوئی ہماری انسٹیٹیوشن کوئی سینس ہی نہیں ہے, ٹریننگ نہیں ہے, ہمیں کوئی سنبھالنے والا نہیں ہے. اگر میرے خلاف کوئی پہلے کسی زمانے میں کوئی ریاست آتی تھی تو پوری پریس کلب چلتی تھی, پوری برادری ادارے چل رہے تھے. اب جناب یہ میرا مسئلہ ہے, میں جا کے یا معافی مانگوں یا کوٹو کھائی جاؤں. تو اس طرح اگر آپ میس میڈیا کو نہیں ہیلدی کریں گے تو سوشل میڈیا سے جان نہیں. ویسے یہ بڑا مسئلہ ہے جو صحافیوں کو خاص طور پر درپیش ہے کہ وہ پھر اچھا اون کرنا مشکل ہو جاتا ہے. بڑا ویل ڈیزائنڈ پری پلانڈ یہ چیزیں ہیں, یہ بڑا طریقے کے ساتھ پہلے سٹل طریقے سے ہمیں کمزور کیا گیا. آپ دیکھیں اس وقت پاکستان کے تمام میڈیا ہاؤسز اور جو میڈیا کے فیسز ہیں, آپ ان پہ اگر غور کریں گے تو ان میں موسٹلی وہ ہیں میڈیا ہاؤسز بھی اور ہمارے فیسز بھی جو آپ کو کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی کے ساتھ اٹیچ نظر آئیں گے. بہت تھوڑے لوگ رہ گئے ہیں جو نیوٹرل بات کر رہے ہیں, جو درمیان میں رہ کے اپنا راستہ بنانے کی کوشش کر رہے ہیں, جو جرنلزم جو ہر سائیڈ کی بھی بات ہو جائے ویسے جو جرنلزم کے ساتھ جرنلزم کے وہ بڑے تھوڑے لوگ رہ گئے. ایک تو ان لوگوں کی وجہ سے ہمارے اس پوری انڈسٹری کو بہت نقصان ہوا. دوسرا یہ ہماری جو تنظیمیں تھی, صحافتی تنظیمیں, ان کو بائی ڈیزائن ان کو تقسیم کیا گیا, ان کو توڑا گیا. اور پاکستان میں یہ پچھلی بہت دیر سے کام ہو رہا تھا اور 2018 کے اندر ہم نے اس کے اوپر تیزی سے کام ہوتے ہوئے دیکھا. پاکستان میں ایک ایسا میڈیا کا ماڈل یہاں پہ امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کی گئی جو بظاہر آزاد لیکن اندر سے پورا کنٹرولڈ ہو. آج ہم اسی ماڈل کے اندر یہ چل رہے ہیں. آج دیکھیں نا, ہم بظاہر ہم آزادی سے بات کرتے ہیں لیکن ہمارے اوپر بہت سارے ایسے چیکس ہیں, ایسی سینسرشپس ہیں کہ ہم ایک کنٹرولڈ میڈیا کی صورت میں بیٹھے ہیں, جس کی وجہ سے آپ کا سوشل میڈیا ایکسپینڈ کر رہا ہے اور آپ کا الیکٹرانک اور پرنٹ میڈیا جو ہے, کنونشنل میڈیا جو ہے, وہ ایسا ڈکلائن کی طرف جا رہا ہے اور وہ ٹرسٹ کھوتا جا رہا ہے. لیکن سوشل میڈیا کی جو طاقت ہے اس کو ہم رول آؤٹ نہیں کر سکتے. ابھی ہم نے جو انتخابات میں دیکھا ہے, جو ہم نے پی ٹی آئی کی پذیرائی دیکھی ہے, یہ صرف ڈیو ٹو سوشل میڈیا تھی. کیونکہ الیکٹرانک میڈیا کے اوپر جو یا پرنٹ میڈیا پہ عمران خان کا نام لینا بھی منع تھا, اس کی تصویر چلانا منع تھا, اس کی گفتگو چلانا منع تھا. صرف سوشل میڈیا تھا جو پی ٹی آئی کو پروموٹ کر رہا تھا اور گھر گھر انہوں نے آواز پہنچائی. یہ ایک بہت بڑا میسج ہے ہمارے تمام اداروں کے لیے بھی, حکومتوں کے لیے, سیاسی لوگوں کے لیے بھی, کہ اس کو تسلیم کر کے آپ اگلے رولز بنائیں. آپ ڈنڈے کے ساتھ اس کو مت ہینڈل کریں, یہ بڑی اس کو ایک طریقے کے ساتھ آپ کو ہینڈل کرنے کی ضرورت ہے. ابھی میں 2 منٹ اور لوں گا. آپ چائنا, سعودی عرب, ان ملکوں کی اگر مثال لیتے, وہاں پہ ڈیفرنٹ ماڈل ہے, وہاں پہ پورا کنٹرول ہے, وہاں پہ جمہوریت نہیں ہے. جن ممالک کے اندر جمہوریت ہے وہاں پہ آپ کو فریڈم آف ایکسپریشن دینا پڑے گا. اس میں ہاں آپ کے قوانین جو ہے آپ اس مطابق بنا لیں کہ وہ اسٹیٹ کے لیے, آپ اداروں کے لیے کوئی نقصان دہ نہ ہو, لیکن ویسے اگر کوئی بات کرنا چاہتا ہے تو اس کی بات کو اس طرح دبایا نہ جائے, اس کو ڈنڈے سے نہ روکا جائے. اس کا ایک طریقہ کار ہونا چاہیے. ایک طریقہ کار میں بھی میرے ذہن میں بھی ہے اس معاملے پر کہ یہ جو ڈفرینٹ اسکول آف تھاٹس ہیں, صحافیوں میں ایک تقسیم جو اس کی نظر آتی ہے میں ہونا یہ چاہیے, کیونکہ لوگوں کی ایک پسند ناپسند تو ہو سکتی ہے اور صحافیوں کی پسند ناپسند بھی ہو سکتی ہے, اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ کسی کی سائڈ لے سکیں. لیکن اگر ایک چینل جو ہے وہ چینل کی پالیسی اس کو نہ لے, بلکہ اس میں سب جو ہر طرف کے صحافی ہیں, ہر سائڈ کی بات جو ہے وہ اس کو اگر سامنے رکھا جائے گا تو یہ فیصلہ عوام پر چھوڑ دیا جائے کہ وہ کس کی سائڈ لینا پسند کریں گے. آج کے لیے اتنا ہی, اگلے ہفتے ہوگی آپ سے دوبارہ ملاقات. مجھے دیجیے اجازت, پاکستان کی ہمیشہ پائندگی کی دعا کے ساتھ. اللہ حافظ. ناصر.